हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू विदग्ध सर क्लासेस। स्टूडेंट, आज का टॉपिक हमारा है जीएसटी। जैसे मैंने आपको पहले भी एक वीडियो में समझा रखा था कि जीएसटी आने से पहले इनडायरेक्ट कैसे वर्क करता था, तो आज हम देखते हैं कि इनडायरेक्ट टैक्स हटने के बाद, रिप्लेस होने के बाद जब जीएसटी आया तो वो हमारे किस फॉर्म में यहाँ पर आया। तो स्टूडेंट, जैसे मैंने इनडायरेक्ट टैक्स में आपको बताया था कि इनडायरेक्ट टैक्स में जीएसटी आने से पहले जैसे वैट, ठीक है, सीएसटी, सर्विस टैक्स, कस्टम ड्यूटी और एक्साइज ड्यूटी था। और उनके वर्क कैसे थे, कैसे सेंट्रल गवर्नमेंट को टैक्स जाता था, कैसे वैट से कैसे स्टेट गवर्नमेंट को टैक्स जाता था। इसी तरह जीएसटी आने से क्या चीज़ें चेंज हुई, अब हम चलिए इसके बारे में पढ़ते हैं। तो स्टूडेंट, जैसे यहाँ पर सीजीएसटी, एसजीएसटी, यूटीजीएसटी, आईजीएसटी के फॉर्म में हमारे पास सामने आया। जीएसटी आने से लोगों के मन में, व्यापारी के मन में जो सबसे बड़ी दुविधा थी वो ये थी कि लोगों को क्या लगा, व्यापारी को, कि ये टैक्स जो है, जो मैंने ये 3-4 टैक्स लिखे हैं, उनको लगा कि ये चारों टैक्स उनको पे करना पड़ेगा। लेकिन ऐसा नहीं था, क्योंकि आपको पता है कि 2017 में जब जीएसटी आया था तो लोगों में सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन इन टैक्स को लेकर था। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। लोगों को क्या लगा कि उनको सीजीएसटी भी देना पड़ेगा, एसजीएसटी भी देना पड़ेगा और आईजीएसटी भी देना पड़ेगा, ठीक है, इसके साथ यूटीजीएसटी, क्योंकि ये सीजीएसटी, एसजीएसटी, यूटीजीएसटी और आईजीएसटी ये 3 फॉर्म में आया था। तो व्यापारी के मन में था कि भाई अब हमसे सरकार क्या करेगी, इन तीनों टैक्स ऐसे लेगी। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं था। अब यहाँ हम समझते थे कि क्या हुआ। यहाँ पर सीजीएसटी मतलब था सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ठीक है। एसजीएसटी मतलब था स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स। यूटीजीएसटी जैसे आपको पता है यूनियन टेरिटरी, जो अभी रिसेंट के समय 8 यूनियन टेरिटरी हैं, तो वहाँ पर ये टैक्स लगता था, यूटीजीएसटी। इसके अलावा आईजीएसटी, जिसे हम इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स बोलते थे। अब स्टूडेंट, हम समझते हैं कि ये क्या था। अभी भी बहुत लोगों के मन में है, कन्फ्यूजन रहता है इन चीज़ों को लेकर, तो मैं आपको ये क्लियर कर देना चाहता हूँ। ये 3 या 4 जो मैंने यहाँ पर स्टूडेंट, सबसे पहले ये समझ लेना, जो 3 मैं बोल रहा हूँ, एसजीएसटी, यूटीजीएसटी एक ही है। जो यूनियन टेरिटरी है वहाँ पर यूटीजीएसटी लगता है और जो स्टेट है वहाँ एसजीएसटी लगता है। तो स्टूडेंट, यहाँ पर ये क्या होता है हम आपको अच्छे तरीके से बता रहे हैं, आप ध्यान से इस बात को गौर करना, ठीक है। तो ये स्टूडेंट, ये अकाउंट है। किस टाइप का अकाउंट, जैसे आपका सर्विस, आपका सेविंग अकाउंट होता है, करंट अकाउंट होता है, ठीक है, एफडी अकाउंट होता है। इसी तरह ये जो है ये गवर्नमेंट का अकाउंट है। अब आप बोलोगे कैसा अकाउंट, ये गवर्नमेंट का टैक्स अकाउंट है, जहां पर गवर्नमेंट को जीएसटी के पैसे मिलते हैं, जहां पर गवर्नमेंट को जो जीएसटी का जो पैसा आता है वो कहां पर आता है, इन अकाउंट पे आता है। तो आप सिंपल इस बात को समझ सकते हो कि ये जो है ये एक तरीके से वो अकाउंट है जो गवर्नमेंट को जहां टैक्स मिलता है। तो अब कैसे मिलता है, तो जैसे आपको पता है सीजीएसटी, सीजीएसटी मतलब सेंट्रल स्टेट टैक्स, तो सीजीएसटी सेंट्रल में ये सीधे भारत सरकार को जाता है टैक्स। एसजीएसटी स्टेट गवर्नमेंट गुड्स एंड टैक्स, यहाँ सीधे स्टेट गवर्नमेंट को जाता है। और यूटीजीएसटी में जैसे दिल्ली हो गया, पांडिचेरी हो गया, दादर नगर हवेली हो गया, जम्मू कश्मीर हो गया, लेह लद्दाख हो गया, इस टाइप के, चंडीगढ़ हो गई, तो वहाँ पर सरकार को टैक्स जाता है। और आईजीएसटी में भी किसको जाता है, सेंट्रल स्टेट को, दोनों को जाता है। आप बात समझना इस बात को कैसे, जैसे अगर गुड्स महाराष्ट्र में बिका, तो अगर महाराष्ट्र के नागपुर से अगर महाराष्ट्र के मुंबई में ही बिकेगा, महाराष्ट्र के नागपुर से महाराष्ट्र के मुंबई में माल बिका, तो क्या होता है, आधा टैक्स जो होता है वो आपको एसजीएसटी को जाता है, मतलब स्टेट गवर्नमेंट टैक्स को जाता है, और आधा जाता है किसको, सेंट्रल को। अगर एक ही स्टेट में गुड्स मूव करती है, एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट, सेम डिस्ट्रिक्ट में, जिसे हम इंट्रा स्टेट बोलते हैं, तो वहाँ पर सीजीएसटी भी लगता है और एसजीएसटी भी लगता है, ठीक है। और जैसे यूटीजीएसटी, अब जैसे दिल्ली में, दिल्ली यूनियन टेरिटरी आता है, तो दिल्ली के ही किसी कोने पर माल गया, तो वहाँ पर फिर आधा टैक्स दिल्ली गवर्नमेंट को और आधा सेंट्रल गवर्नमेंट को। मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट का क्योंकि हिस्सा पूरे इंडिया में, पूरे भारत में है, तो उसका तो मिलना तय है, 100% है। लेकिन आईजीएसटी में क्या होता है, आईजीएसटी में ये कॉन्सेप्ट अलग हो जाता है। अच्छा स्टूडेंट, अच्छा, सबसे ज़्यादा समझने वाली बात भी आईजीएसटी की है। उसका रीज़न क्यों, लोगों को लगता है कि ये प्योर सेंट्रल गवर्नमेंट का है, लेकिन ये प्योर सेंट्रल गवर्नमेंट का नहीं है। हाँ, सेंट्रल गवर्नमेंट का अकाउंट है, भारत सरकार का अकाउंट है, लेकिन यहाँ से भी स्टेट में जाता है। कैसे, आईजीएसटी का कॉन्सेप्ट जो है वो डेस्टिनेशन बेस्ड है। कौन सा बेस है, डेस्टिनेशन बेस। और डेस्टिनेशन बेस क्या होता है ये मैं आपको बताता हूँ। देखिए, पिछले के इनडायरेक्ट टैक्स में जो वैट था
और इस बार के जीएसटी में अंतर आपको यहाँ आईजीएसटी में ही पता चलेगा कि कैसे आईजीएसटी और वैट अलग अलग थी। सुनिएगा, इनडायरेक्ट टैक्स जो था वो ओरिजिन बेस्ड टैक्स था, ठीक है, और आईजीएसटी जो होता है वो डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है। इसको मैं एक अच्छे एग्जाम्पल से आपको समझाता हूँ, इस बात को आप समझना, ठीक है। जैसे बॉम्बे या नागपुर ले लो आप, ठीक है, महाराष्ट्र का, तो महाराष्ट्र में गुड्स बना, महाराष्ट्र में क्या बना, गुड्स बना, ठीक है। तो गुड्स बना तो पहले क्या दिया जाता था, मैंने आपको पिछले क्लास के इनडायरेक्ट टैक्स में बताया था कि जब महाराष्ट्र के मुंबई में या नागपुर किसी भी महाराष्ट्र के इंडस्ट्रियल एरिया में माल मिलता था तो एक एक्साइज वो होता था, एक्साइज ड्यूटी, ठीक है, जो फैक्ट्री वाइज था, तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट को चला जाता था। उसके अलावा माल फिर कहीं भी बिके, मतलब बॉम्बे से माल बन के बिहार के पटना में वो सेल होने चला आया, तब भी जो था वैट वो महाराष्ट्र की गवर्नमेंट को ही मिलता था, यहाँ बिहार की सरकार को कुछ नहीं मिलता था। या बॉम्बे से अगर यूपी के किसी भी डिस्ट्रिक्ट में आया तो उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट को टैक्स नहीं मिलता था। लेकिन आईजीएसटी ने ये कॉन्सेप्ट को गलत करार दिया। आप पूछोगे कैसे, तो अब याद देखना, अब अगर महाराष्ट्र के मुंबई में अगर गुड्स बन रहा है और वो बिहार के पटना में बिकने चला आ रहा है तो आईजीएसटी अकाउंट में आता है, ठीक है, इंटर स्टेट, मतलब एक महाराष्ट्र एक बिहार, ठीक है। तो महाराष्ट्र में माल बना, ठीक है, तो वहाँ पर क्या कलेक्ट हो गया, सीजीएसटी, मतलब सेंट्रल को गवर्नमेंट टैक्स चला गया। उसके अलावा बॉम्बे से जब पटना बिकने आया तो अब जो ये हुआ तो सीधे आईजीएसटी में गया, तो उस आईजीएसटी में सरकार क्या करती है, अपना 50% खुद रखती है और 50% बिहार गवर्नमेंट को दे देगी। मतलब आईजीएसटी अकाउंट में जो ये बिकने आया माल तो आधा सीजीएसटी को ओरिजिन बेस्ड ना होके अब आधा किसको मिल जाता था, बिहार सरकार को। यही कॉन्सेप्ट आईजीएसटी ने क्या किया, चेंज किया प्रीवियस ईयर के इनडायरेक्ट टैक्स में। क्योंकि प्रीवियस ईयर में क्या था, बॉम्बे में बना, आधा गवर्नमेंट को आधा वहीं की सरकार को, तो क्या था, पूरी तरीके से बेनिफिट किसको मिलता था, केवल महाराष्ट्र सरकार को मिलता था। होता क्या था, महाराष्ट्र में फैक्ट्री लगी, ठीक है, महाराष्ट्र के लोगों को ही, वहाँ के लोगों को रोजगार मिला, वहीं की इकोनॉमी बढ़ी, ठीक है, वहाँ से गुड्स कहीं ट्रेवल किया तो वहाँ जहाँ पर मार्केट हुआ, जहाँ बिका, वहाँ किसी सरकार को किसी बेनिफिट नहीं था। लेकिन आईजीएसटी में क्या था, अगर किसी इंटर स्टेट माल अगर बिकने चला आया तो आधा सेंट्रल लगती है, आधा किसको दे देती है, आईजीएसटी, आधा बिहार सरकार को मिलती है। तो इस तरीके से आईजीएसटी जो है वो डेस्टिनेशन बेस्ड, इसीलिए जीएसटी को क्या बोला जाता है, डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स होता है। इसने ओरिजिन बेस्ड टैक्स को खत्म करके रख दिया। इसी तरह रजिस्ट्रेशन की बात करते हैं, ठीक है। रजिस्ट्रेशन में क्या था, अब आप ध्यान से सुनना, रजिस्ट्रेशन हम दो आधार पर, 3-4 आधार पर ले सकते हैं जीएसटी में। जैसे सेल टर्नओवर, तो सेल टर्नओवर बेस्ड रजिस्ट्रेशन ये होता है कि जीएसटी में अगर आप इंट्रा स्टेट सप्लाई करते हो तो उसका 20 लाख होना चाहिए। 20 लाख कैसे, मतलब अगर आप दिल्ली में ही दिल्ली में सामान बेच रहे हो या बॉम्बे में, महाराष्ट्र के महाराष्ट्र में, अगर बिहार के बिहार, यूपी के यूपी में ही बेच रहे हो तो आपके साल का टर्नओवर, प्रॉफिट नहीं, साल का टर्नओवर 20 लाख या अब टिल 20 लाख से अबव होना चाहिए, तो आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन मिल जाएगा। इसके अलावा इंटर स्टेट सेल, किसी भी प्रकार का इंटर स्टेट सेल है तो उस पर वो नहीं है, आप तुरंत जीएसटी ले सकते हो। इसके अलावा ई कॉमर्स ऑपरेटर, ई कॉमर्स ऑपरेटर क्या होता है, ये इको होता है, ई कॉमर्स ऑपरेटर ऑनलाइन। अगर ऑनलाइन आप कोई भी बिजनेस करते हो तो आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना मैंडेटरी है, ठीक है। जैसे अमेजन हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, ठीक है, ओला हो गया, जोमेटो हो गया, ये सारे एग्जाम्पल हैं, ठीक है। इसके अलावा सीटीपी, कैजुअल टैक्सेबल पर्सन। कैजुअल टैक्सेबल पर्सन क्या होता है, अब इस चीज़ को ध्यान से समझना। जैसे एक स्टेट से किसी दूसरे स्टेट फेयर लगता है, आपको पता है कि आपके, अगर जैसे गुजरात में मैं रहता था या कहीं भी था तो मैं देखता था कि एक जगह पर कुछ दिन के लिए फेयर लगते थे, जैसे कपड़ों के, इंस्टॉल के, ऐसे कोई दूसरे स्टेट से आके सामान बेचता था। तो उस टाइप के जो मेले या फेयर लगते थे एक स्टेट से दूसरे स्टेट में, तो उसके लिए सीटीपी मतलब कैजुअल टैक्सेबल पर्सन के लिए भी हरदम क्या लेना पड़ता है, जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना ही पड़ता है, मैंडेटरी है कुछ देर के लिए। और ये इसके लिए ई वे बिल भी क्रिएट करना पड़ता है। स्टूडेंट, ई वे बिल क्या है, ई वे बिल वो होता है, जैसे पहले के समय क्या था, गुड्स कहीं भी जाते थे, आपको पता है ना, ट्रांसपोर्टेशन के समय में बहुत ज़्यादा ही उस समय पुलिस पैसा लेती थी, तब माल को छोड़ती थी। अब क्या है, अगर जिस जगह से आपका गुड्स जा रहा किसी दूसरे स्टेट, तो आप क्या करोगे, आप ई वे बिल क्रिएट कर लो। जैसे उस जिस ट्रांसपोर्टेशन से जा रहा है उसका नंबर डालना पड़ता है, इसके अलावा कितनी क्वांटिटी का गुड्स जाना पड़ता है, ये सब करके आप ई वे बिल पोर्टल, जीएसटी का जो पोर्टल है वहाँ से ई वे बिल आप क्रिएट कर सकते हो। उसकी बदौलत क्या होगा, आपको रास्ते में कहीं भी पैसे देने की ज़रूरत नहीं है, आपका माल कहीं भी आसानी से ई वे बिल आपके पास रहेगा, एक कॉपी आप दिखाओगे पुलिस वाले को, ट्रांसपोर्टेशन आराम से आपके गुड्स मूव कर जाएंगी। इसके अलावा स्टूडेंट, और समझने वाली बात यह है कि
जीएसटी इन और जीएसटी आईएन में बहुत लोगों को कन्फ्यूजन होता है कि सर जीएसटी इन क्या होता है, जीएसटी एन क्या होता है। तो जीएसटी इन जो होता है वो गुड्स एंड सर्विस आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है। ये नंबर क्या होता है, जब आप जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेते हो तो आपको एक स्पेसिफिक नंबर मिलता है जो कि कितने नंबर का होता है, 15 डिजिट का होता है। उस 15 डिजिट में स्टार्टिंग के जो कोड होते हैं वो क्या होता है, वो स्टेट कोड होता है। जैसे जीएसटी के अंदर आप जीएसटी में रजिस्ट्रेशन ले रहे हो दिल्ली के अंदर तो 07 से स्टार्ट होता है, आप यूपी के हो तो 09, बिहार 10। इसी तरह हर स्टेट का हर यूनियन टेरिटरी का क्या होता है, एक जीएसटी नंबर कोड होता है जो 15 डिजिट का होता है, जिसका स्टार्टिंग का क्या होता है, जिसका स्टार्टिंग के नंबर 2 नंबर स्टेट कोड होते हैं, बाकी का पेन कार्ड होता है और भी ऐसे करके 15 डिजिट नंबर होता है। और जीएसटी इन एन क्या होता है, तो स्टूडेंट जीएसटी एन क्या होता है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स नेटवर्क। ये क्या होता है जीएसटी गुड्स एंड सर्विस टैक्स नेटवर्क, जैसे आपको पता है कि पोर्टल जहाँ से आप जीएसटी की रिटर्नें भरते हो, ठीक है। तो इस नेटवर्क एक वाइड एरिया है जहाँ पर पोर्टल खुलता है, जैसे www.gst.gov.in, जहाँ पर एक पोर्टल शो होता है जहाँ से आप जीएसटी की रिटर्न भरते हो, जो कि मैं अभी आगे आपको समझाने वाला हूँ कि किस हिसाब से जीएसटी की रिटर्नें भरी जाती हैं। उससे पहले कुछ स्पेशल कॉन्सेप्ट हम जान लेते हैं कि और भी जीएसटी में क्या क्या चीज़ें आती हैं। तो यहाँ हम देखते हैं कि सेम स्टेट, ठीक है, सेम स्टेट मतलब फिर मैंने ये आपको फिर से दोबारा से एक बात क्लियर कर देना चाहता हूँ। सेम स्टेट में क्या होता है, सेम स्टेट मतलब वही हो गया, अगर बिहार के पटना से माल बिकने चला आया दरभंगा, ठीक है, पटना से माल बिकने चला आया दरभंगा, तो वहाँ क्या लगता है आधा अब एक चीज़ और समझ लीजिएगा, जो गुड्स के टाइप होते हैं जीएसटी में वो 4 टाइप के होते हैं। एक सबसे पहले यहाँ पर मैं मिटा के लिख देना चाहता हूँ, ठीक है, देखिएगा, एक होता है 0%, ठीक है, ये टाइप वो 0%, इसे बोलते हैं एग्जेम्प्टेड। क्या बोलते हैं, एग्जेम्प्टेड, इस पर कोई भी जीएसटी नहीं लगता। दूसरा लगता है 5%, तीसरा लगता है आपका 12%, चौथा लगता है 18% और लास्ट जो जीएसटी में आता है वो 28% आता है, 28%। तो ये 0% में कौन कौन सी गुड्स आती हैं, बहुत सारी कमोडिटी है, जैसे खुला पनीर हो गया, खुले चीनी हो गए, खुले दूध, इस पे आपको पता है कि कोई जीएसटी नहीं लगता। इसके अलावा 5% में पैक्ड पनीर हो गया आपका, ठीक है, पैक्ड चीनी हो गया, ऐसे कुछ सामान है, ठीक है, पैक्ड आपका दूध हो गया, मिल्क हो गया, ठीक है, जो तो उस पर 5% लगता है। जो नेसेसरी जितनी भी डेली यूज से रिलेटेड नेसेसरी चीज़ें हैं वो किस पे लगता है, वो 5% वाले पे लगता है। 12% पे क्या लगता है, जैसे आपका घी हो गया, ठीक है, घी हो गया आपका, और भी जो थोड़ी उससे हाई लेवल की चीज़ें होती हैं जैसे फ्रोजन मैटर हो गया, ये सब चीज़ें 12% हो गया आपका। इसी तरह 18% में आपको मोबाइल हो गया आपका, ठीक है, मोबाइल हो गया, ठीक है, और क्या कहते हैं लैपटॉप हो गया, ऐसे करके चीज़ें 18% में आती हैं। और 28% में जितने भी लग्जीरियस आइटम्स के गुड्स होते हैं, जैसे कार, ठीक है, कार, घर बनाने के लिए सीमेंट आप यूज करते हो, ठीक है, ये सीमेंट, ये जितने भी लग्जीरियस आइटम हैं ये किस पे आते हैं, 28% पर। तो स्टूडेंट ये जो क्राइटेरिया है 0% एग्जाम्प्ट, 5%, 12%, 18% और 28%। और इससे पहले मैंने जो आपको समझा रखा था कि SGST, CGST, UTGST, IGST, वो जो लगेगा वो इसी परसेंटेज गुड्स पे लगेगा। स्टूडेंट याद रखना, यही जो 5% होते हैं इसी पे लगता है, जिसमें से इसमें तो एग्जाम्प्ट होता है, आपको पता है 0% पर नहीं लगता। फाइनली 5%, 12%, 18% और 28% लगता है। अब जैसे मैंने बताया कि 5% वाले गुड्स अगर पटना से दरभंगा जा रही है तो 2.5 मतलब 2.5% किसको चला जाएगा, CGST मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट को, और 2.5 SGST, ठीक है, ये हो गया आपका, ये हो गया। इसके अलावा अब समझना IGST क्या होता है। अब जैसे लखनऊ से अब ध्यान देना, IGST में मैं बता रहा हूँ, जैसे लखनऊ से 18% वाले गुड्स, कितने परसेंट, 18% वाले गुड्स लखनऊ से निकल के राजस्थान के जयपुर आया बिकने के लिए, लखनऊ से जयपुर आया, तो लखनऊ क्या हो गया, यूपी हो गया, और जयपुर क्या हो गया, राजस्थान हो गया। तो इस पर क्या लगेगा, इस पर लगेगा IGST मतलब इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स नेटवर्क। अब समझना कि टैक्स का कैसे होगा। तो यहाँ पर क्योंकि मैंने बताया था IGST क्या होता है, ओरिजिन बेस नहीं होता, वो पीछे था इनडायरेक्ट टैक्स में, अब होता है डेस्टिनेशन बेस। तो 18% में क्या क्या लगा, IGST क्या होगा, तो पहले तो सीधे IGST 18% सीधे IGST अकाउंट में चला जाएगा, जो कि किसका अकाउंट होता है, टैक्स कलेक्शन का, भारत सरकार का।
किसका होता है? सेंट्रल गवर्नमेंट का। अब भारत सरकार के अकाउंट में आ गई ना, तो भारत सरकार इस 18% को रख लेगा। अब इसमें 9% तो खुद ले लेगा और 9% किसको दे देगा? किसको? यूपी के सरकार को या फिर राजस्थान के सरकार को? तो राजस्थान की सरकार को देगा, क्योंकि मालविक ने कहाँ चलाया? जयपुर में। तो यहाँ पर आप पूछोगे कि लखनऊ की यूपी की सरकार को क्या फ़ायदा हुआ? तो भाई यूपी की सरकार को एक बात बताइए, जहाँ पर फैक्ट्री थी, जहाँ पर गुड्स बना, तो वहाँ के लोगों को रोजगार मिला कि नहीं मिला? स्वाभाविक बात मिला। बहुत सारी बैंकिंग खुली, चीज़ें हुई, उस एरिया का डेवलपमेंट हुआ। तो इस तरीके से क्या होता है। और यहाँ पर एक बात सीजिए, इस वजह से यहाँ पर तो कोई नहीं होता है और यहाँ पर किसको मिल जाएगा? जयपुर को, क्योंकि वहाँ पर सामान बिकने चला है। तो इस तरह से IGST काम करता है। आप देखिएगा, इसी तरह यूनियन टेरिटरी होगी आपकी। यूनियन टेरिटरी क्या होगी? जैसे यूनियन टेरिटरी में जैसे दिल्ली से पांडिचेरी गई मान लिया, दिल्ली से जम्मू कश्मीर गया, तो उसमें क्या होगा? आधा CGST रखेगा, आधा UTGST। या जम्मू कश्मीर से ही जम्मू कश्मीर के किसी डिस्ट्रिक्ट में मान लीजिए कटरा से श्रीनगर से उधम सिंह, ठीक है, तो क्या होगा? वहाँ पर SGST की जगह UTGST होगा। क्योंकि जम्मू कश्मीर अब स्टेट नहीं रहा, यूनियन टेरिटरी हो गया। तो अभी आपको बता दूँ कि 8 यूनियन टेरिटरी है। आप इसको पता करिएगा कि कौन कौन सी यूनियन टेरिटरी में आती है। इसके अलावा अदर स्टेट में वही चीज़ फिर मैंने बताया था कि IGST लग गया, ठीक है। इंटर स्टेट से मतलब अगर एक ही स्टेट में अगर गुड्स एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरी डिस्ट्रिक्ट जाती है तो वहाँ इंट्रा स्टेट सेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक ही स्टेट में अगर गुड्स मूव करती है तो उसे इंट्रा स्टेट सेल करते हैं, और एक स्टेट से दूसरे स्टेट अगर गुड्स मूव करती है तो उसे इंटर स्टेट सेल कहते हैं, ठीक है स्टूडेंट। अब एक चीज़ सबसे बड़ी बात ये रही कि अब इसमें आप ये समझने वाली बात है कि कैसे टैक्स का जो है प्रोविज़न कैसे होता है, कैसे रिटर्न के रूप में। क्योंकि मैंने आपको बता दिया कि 0%, 12%, 18% और 28% गुड्स होते हैं। तो एक में आपको सबसे बड़ा वो एग्जाम्पल रूप में एक न्यूमेरिकल बताता हूँ जहाँ आपको ये बात समझ में आएगी। अब ध्यान दीजिएगा। हाँ, एक चीज़ और रहा स्टूडेंट, आपको बता दूं कि 4 ऐसे गुड्स हैं या ऐसे सामान हैं जिस पर आज भी GST नहीं लगता। तो वो कौन कौन से हैं? तो आप लिख लो। एक पेट्रोल डीजल, दूसरा अल्कोहलिक, जितने भी अल्कोहलिक गुड्स आ जाते हैं वो, और तीसरा इलेक्ट्रिसिटी। क्या? इलेक्ट्रिसिटी। इन पर आज भी GST नहीं लगता। क्यों नहीं लगता? उसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि इस पर आज भी क्या लगता है? वैट लगता है, ठीक है। आज भी वैल्यू एडेड टैक्स लगता है। उसका रीज़न यही है क्योंकि 28% ही जो है एक्सेस GST है, 28% से ज़्यादा नहीं। इसलिए अगर 28% GST इस पर लगाया जाएगा तो सरकार को बहुत कम रेवेन्यू मिलेगी। इसीलिए इस पर वैट लेके आधा सेंट्रल अपना वैट लेती है, सेनवैट जिसे बोलते हैं, आधा वैल्यू एडेड टैक्स स्टेट लेती है, ठीक है। ये अपना लेती है 30 से 20%, ये अपना 22 से 25% लेती है, जो कि 28% से बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो इन पर अगर GST लगेगा तो सरकार को लॉस होगा, सरकार की रेवेन्यू कम होगी। इसीलिए अभी इन 3 चीज़ों पर, पेट्रोल, डीजल, अल्कोहलिक में जैसे वाइन, बियर हो गया, और इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, इन पर आज भी GST नहीं लगता। आगे सरकार ऐसा कुछ बनाने वाली है जो GST आए, लेकिन क्योंकि इनके दाम ज़्यादा होने की वजह से सरकार को कम रेवेन्यू मिलेगा, इस वजह से इन पर नहीं लगाया जाता। तो आप ये नोट कर लेना कहीं भी कि पेट्रोल, डीजल, अल्कोहलिक और इलेक्ट्रिसिटी पर GST नहीं लगता। अब स्टूडेंट, बात चल रही है GST की, तो हम देखते हैं कि रिटर्न। तो स्टूडेंट, सबसे पहले क्या होता है, जब भी देखो बिजनेस पर्पज़ से समझना इस बात को कि बिजनेस पर्पज़ में क्या होता है। एक होता है इनपुट, एक होता है आउटपुट। तो जो परचेज होता है, जैसे हमने परचेज किया तो ये परचेज होता है इनपुट। क्या होता है? इनपुट। इनपुट वो हो गया जो हमने टैक्स दे दिया। इनपुट क्या होता है? जो टैक्स हमने दे दिया, मतलब हमने परचेज किया, तो सामने वाले ने सेल किया तो हमने परचेज किया, तो उस पर मिलता है इनपुट। और दूसरा होता है सेल होता है आउटपुट। सेल क्या होता है? आउटपुट। तो हुआ क्या, हमने मान लो कोई 12% वाला कोई गुड्स खरीदा, ठीक है, 12% वाला कोई गुड्स खरीदा, जिस पर मैंने 12% क्या दिए? GST दिया, ठीक है, 12% क्या दिया? GST दिया, पे किया, ठीक है। तो 12% GST जो हमने पे किया, तो हमने फिर सामान को बेचा, हमने सामान बेच के उसको 18% टैक्स लिया उस पर। कितना लिया? 18%। समझना इस बात को। तो जो हम परचेज करते हैं और जो हम सेल करते हैं, तो यहाँ पर हमने परचेज पर ये टैक्स दिया, यहाँ पर हमने कलेक्ट किया। तो जो हमने परचेज किया ना, तो परचेज पर मिलता है इनपुट टैक्स,
आईटीसी जिसे बोलते हैं इनपुट क्रेडिट टैक्स, क्या बोलते हैं, इनपुट क्रेडिट टैक्स, इसी को बोलते हैं आईटीसी। ये जितनी जीएसटी में ये सारी बातें चलती हैं ना, तो सब आईटीसी को लेके चलती हैं कि भाई ऐसा क्या हो, जीएसटी मतलब रजिस्टर्ड पर्सन को ही बेचा जाए ताकि हम आईटीसी क्या कर सके, क्लेम कर सकें, आईटीसी क्लेम कर सकते हैं। अब ये आईटीसी क्लेम कैसे होगा, ये चीज़ मैं आपको समझा देता हूँ। आईटीसी क्लेम कैसे होगा इसको एक एग्जाम्पल से बढ़िया से समझना। अभी मैं रिटर्न दिखाता हूँ आपको इस चीज़। देखो यहाँ पर मैंने समझाया भी हुआ है कि इनपुट ऑन परचेज पर जीएसटी ऑन इनपुट टैक्स, ठीक है। जैसे रॉ मटेरियल बिजनेस पर्पज से फिर आपने उसको सेल कर दिया तो उस पर आपने आउटपुट टैक्स लिया, ठीक है, और फिर क्लेम क्या करोगे, इनपुट टैक्स करोगे। अब एग्जांपल से समझना इस बात को। इसको स्टूडेंट में मिटा देता हूँ। अब समझना एक चीज़, देखो ये कोई पर्सन है जिसने एक गुड्स खरीदा, ठीक है, 100 पर, जिस पे इसने 10% जीएसटी दिया। हालांकि 10% जीएसटी नहीं होता, मैं केवल एग्जांपल से बता रहा हूँ कि 10% जीएसटी दिया। तो 100 का 10% कितना हुआ स्टूडेंट, 110, ठीक है। तो ये 10% क्या था, जीएसटी मैंने बोला, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो गया, 110 क्या हो गया, इसने सामान जो गुड्स था वो खरीदा। इसी तरह यहाँ पर इसने जो 110 रुपये यहाँ दिया उसको 150 में बेचा। कितने में बेचा, 150 में बेचा, और फिर 10% जीएसटी लगा के इसको सेल किया। यहाँ पर 100 रुपये में 10% जीएसटी देके 110 में खरीदा, यहाँ पर 150 रुपये में माल को बेचा, 10% जीएसटी लिया, तो ये कितना हो गया, 165। 150 का 10%, ठीक है, मतलब ये 15 रुपये लगा। और यहाँ पर कितना लगा, यहाँ पर 10 लगा। तो अब स्टूडेंट ये समझने वाली बात है कि यहाँ पर प्रॉफिट कितना हुआ, आप कितना प्रॉफिट लोगे। क्या आप प्रॉफिट का कैलकुलेशन कैसे करोगे, ऐसे कर सकते हो क्या, 165 माइनस 110 कितना आया, आपको लगेगा 55 रुपये का प्रॉफिट हुआ। ये बिल्कुल गलत है, ऐसा कुछ भी नहीं। हरदम हम टैक्स को हटाकर कैलकुलेट करते हैं अपने प्रॉफिट को। तो यहाँ हम प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं, जैसे मैंने ये बताया ना कि ये जीएसटी क्या हुआ, जीएसटी मिला, ठीक है। यहाँ 15 रुपये इसने जीएसटी कलेक्ट किया किसी दूसरे को माल बेचकर, और यहाँ पर जो माल खरीदा यहाँ पर इसने 10 रुपये दिया। देखो गिवन, ये गिवन, और ये, ठीक है, ये क्या किया, ये टेक किया, टेक, यहाँ पर 15 रुपये टैक्स लिया। तो आप एक बात बताओ, क्योंकि 10 रुपये तो इसने सामान खरीदा तो तुरंत दे दिया, और यहाँ पर इसने कलेक्ट किया, तो 15 माइनस 10 कर दो, कितना बचा, 5। अब जो टैक्स पे करने की लायबिलिटी बनती है, नेट पे बनता है, वो 5 रुपये बनता है। नेट पे कितना बना, नेट पे टैक्स करने का 5 रुपये। 10 रुपये इसने जमा कर चुके थे, अब इसकी लायबिलिटी केवल 5 रुपये जमा करने की होती है। तो टोटल कितना, 10 + 5, टोटल इसने कितना पे किया, इसने टोटल टैक्स पे किया 15 पर। मतलब 110 में, जो 110 में खरीदा, 165 में बेचा, तो उस पर कितना टैक्स दिया इसने, टोटल 15 रुपये दिया। तो आप प्रॉफिट निकालो, 165 माइनस 110 कितना, 55, ठीक है, 55, और 55 में आप लेस करो 15, तो ये 40 रुपये। तो इसको प्रॉफिट जो हुआ वो पूरे सामान पर जो इसने खरीदा और जो इसने बेचा, ये 40 रुपये को इसका प्रॉफिट हुआ। जहाँ पर 15 रुपये ये, अब ये पे कैसे करेगा, अब ये नेट का जो पे करेगा वो जीएसटी रिटर्न में करेगा। कहाँ करेगा, जीएसटी रिटर्न। जो जीएसटीएन मैंने आपको नेटवर्क समझाया था कि गुड्स एंड सर्विस टैक्स नेटवर्क होता है, वहाँ पर जाके ये पे करेगा। तो ये पोर्टल www.gst.gov.in पर क्या होता है, यहाँ पर रिटर्न फाइल करनी पड़ती है। क्या फाइल करनी पड़ती है, रिटर्न। तो रिटर्न फाइल करने का 3-4 तरीके हैं। एक GSTR, ठीक है, 1 होता है, एक GSTR 3B होता है, ठीक है। इसके अलावा 2A भी होता है, ठीक है, 9C एनुअल रिटर्न का होता है। तो ये सब रिटर्न के टाइप है जो कहाँ पर मिलता है, नेटवर्क पर मिलता है। नेटवर्क मतलब पोर्टल, नेटवर्क मतलब स्टूडेंट क्या, पोर्टल। तो ये पोर्टल पर हम बात करें तो जैसे मैंने आपको बताया था, यहाँ पर ये रिटर्न भरी जाती। जो R1 होती है वो केवल सेल की होती है, केवल सेल इसमें दिखाया जाता है। और 3 में क्या